आज हम आप सभी को एनसीसी जो है हमारी, उसका द्वारा जो सामाजिक जागरूकता की जा रही है, जागरूकता के बारे में बताएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनसीसी जो हमारे यहाँ है, नेशनल कैडेट कार्ड, इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा, लोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। जो भी लोग यहाँ पर हैं, जनमानस के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ जो आती रहती हैं, उनके बारे में बातचीत करना। तो सबसे पहली चीज़ है कि एनसीसी में समाज सेवा का उद्देश्य क्या है। अगर कोई एनसीसी में है तो समाज सेवा का उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहली चीज़ होगी कि समाज सेवा में उद्देश्य की अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि कैडेट्स को सबसे पहली चीज मेहनत करने की गरिमा समझाना, कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, उनके अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना या जागरूकता उत्पन्न करना, खास बात निस्वार्थ सेवा की भावना, टीम भावना और संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, रिक्त समय, ऊर्जा, अन्य संसाधनों का सदुपयोग करना सिखाना। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारे देश के अंदर सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं, उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ये एनसीसी कैडेट जो हमारे हैं, उनके समाज सेवा का ये उनका उद्देश्य होता है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि समय समय पर एनसीसी कैडेट्स को समाज सेवा के लिए लगाया जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिन पे आमतौर पर एनसीसी कैडेट्स का सहारा लिया जाता है। तो अगर यह प्रश्न हमारे बीच में आता है कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली प्रमुख सामाजिक गतिविधियां लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है परीक्षा में, तो उसका उत्तर होगा हमारा रक्तदान अभियान, दहेज विरोधी अभियान, नशा विरोधी अभियान, पर्यावरण कार्यक्रम, वृद्धाश्रम में सेवा कार्य, बाढ़, भूकंप जैसी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, इन पर भी एनसीसी कैडेट्स का योगदान होता है। अब अगर हम देखें, चूंकि एनसीसी कैडेट्स जितने भी हैं सभी युवा हैं, अगर युवाओं की हम बात करते हैं तो जो भी एनसीसी कैडेट्स हैं, तो सामाजिक कल्याण की दिशा में जो समाज कल्याण हम लोग करने निकले हैं, सामाजिक कल्याण की दिशा में युवाओं का योगदान क्या होता है। तो अगर हम समाज कल्याण की दिशा में युवाओं के योगदान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नेतृत्व गुणों का विकास। नेतृत्व के गुणों का विकास करना चाहिए। जो भी सेवा का कार्य हम कर रहे हैं सामुदायिक रूप में, कहीं पर भी भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई, तो सामुदायिक सेवाएं के रूप में भाग लेकर के राष्ट्रीय और सांप्रदायिक एकता, चूंकि एनसीसी का मोटो ही है एकता और अनुशासन, तो जो भी राष्ट्रीय और सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करें, क्योंकि हमारा देश एक रहे, संप्रदायवाद ना बढ़ पावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बात ना करें, तो सभी को एक करके हमें करना है। तो राष्ट्रीय और सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करना है। साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, साक्षरता के लिए कार्य करना है, लोगों को जागरूक करना है कि हमें साक्षर होना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज हमारे यहाँ पर्यावरण का है। पर्यावरण पर भी हमें कार्य करना है। पर्यावरण सुधार और संरक्षण के लिए हमें कार्य करना है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्य है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम भी बराबर चल रहे हैं। इस पर भी एनसीसी कैडेट्स को फोकस करना चाहिए, युवाओं को फोकस करना चाहिए। देखिए, जो युवाओं के कार्य है, जो युवाओं की हम बात करते हैं, तो युवा का कार्य, एनसीसी कैडेट का सबका एक ही कार्य है, सामाजिक एकरूपता लाना। तो जो कार्य एनसीसी कैडेट्स के हैं वो युवाओं के हैं। तो अगर युवाओं की बात करें, एनसीसी कैडेट्स की बात करें, सबका मूल एक ही है। साथ ही शारीरिक शिक्षा और साहसिक अभियान, साहसिक अभियान के बारे में भी जानकारी हो, साहसिक अभियानों की बात करें। वृद्धावस्था देखभाल के कार्यों में सहयोग दें, जलाशय और बंजर भूमि के विकास में सहयोग करें। और सबसे खास चीज है जो समाज कल्याण के कार्य करने के लिए जो प्रेरित करना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो भी लोग हैं उनको समाज कल्याण के कार्यों में प्रेरित करना कि किस तरीके से समाज कल्याण के कार्य करना है। जैसे एक अभियान चला है नदी जोड़ो,
तो नदी जोड़ो हम नहीं जोड़ सकते, एनसीसी कैडेट नहीं जोड़ सकता, लेकिन वो लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकता है कि नदियों में गंदगी ना डाली जाए। दहेज नहीं लेना चाहिए, लोगों को जागरूक कर सकता है। वृक्ष लगाने चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये जितने भी कार्य सभी समाज कल्याण के ही कार्य हैं, इन सभी समाज कल्याण के कार्यों को उसे करना चाहिए। अगर हम समाज कार्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एचआईवी पॉजिटिव का नाम कहीं ना कहीं आता रहता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव रोगी के लक्षण देखिए, एचआईवी पॉजिटिव रोगी के लक्षण क्या होने चाहिए, तो क्या होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, ये प्रश्न हो सकता है चूंकि एचआईवी के बारे में कहीं ना कहीं पूछताछ होती रहती है। तो एचआईवी पॉजिटिव अगर रोगी है तो उसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहली चीज है, कई हफ्तों तक लगातार बुखार रहता है, अचानक उसका वजन घटना चालू हो जाता है, भूख कम हो जाती है, सोते समय पसीना आता है, गले में सूजन भरी गिल्टियां हो जाती हैं, अधिक समय तक खांसी रहती है, मुंह में घाव हो जाता है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, लसिका और ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। इस तरीके के कार्य हो सकते हैं। तो ये हैं, ये सभी जो है एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के लक्षण होंगे। अगर हम समाज सेवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ही हमारा समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, अगर हम बात करें समाज सेवा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाज सेवा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अगर समाज सेवा के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा का प्रचार प्रसार, दूसरा परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, परिवार नियोजन पोषण, और साथ ही जल व रसोई, ईंधन, सड़क, विद्युत, स्वच्छता की व्यवस्था, वृद्धावस्था सहायता के उपाय, रोजगार में सहायता करना, सामाजिक सहायता करना, और आवास पुनर्वास की व्यवस्था करना, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों के बारे में बात करना। अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि एचआईवी पॉजिटिव के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो इस तरीके का प्रश्न ये भी हो सकता है, कैंसर हम लोगों ने नाम सुना हुआ है कि कैंसर क्या होता है, तो कैंसर के भी कितने प्रकार हो सकते हैं। कैंसर त्वचा का कैंसर हो सकता है, मस्तिष्क का कैंसर हो सकता है, रक्त कैंसर हो सकता है, हड्डियों का कैंसर हो सकता है, गर्भाशय का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, आमाशय का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। ये सभी अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं, सबका प्रभाव होता है। अब कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर के प्रमुख लक्षण क्या हैं? सबसे पहले एनीमिया की कमी, हड्डियों व जोड़ों में दर्द होना, मल मूत्र और खांसी के दौरान खून आ जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, भूख की कमी, वजन गिरना, निगलने में कठिनाई होना, मुख के भीतर या बाहर किसी भी भाग में गांठ पड़ जाना, शरीर में घाव या पित्त बढ़ जाना, सूजन होना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चूंकि समाज की बात कर रहे हैं तो सबसे जरूरी हमारे यहाँ वृक्षारोपण से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो अगर हम वृक्षारोपण से लाभ की बात करते हैं तो वृक्षारोपण से कौन कौन से लाभ होते हैं? वृक्षारोपण सबसे पहले तो प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी होता है, भूमि का कटाव रोकता है, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है, फल की उपलब्धता देता है और रेगिस्तान का प्रसार नहीं होने देता है, लकड़ी की उपलब्धता होती है, मानसूनी बारिश में उपयोगी होता है, और सबसे बात खास है कि जंगली जानवरों को आश्रय देता है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ नाम की, जैसे अभी हम एचआईवी के लिए आपसे कह रहे थे, तो एचआईवी का पूरा नाम क्या है? एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये एचआईवी एक वायरस है। ऐसे ही एड्स का नाम अगर हम पूछे, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये उसका पूरा नाम है। एनजीओ का नाम अभी पीछे पेपर में भी पूछा गया था। एनजीओ का पूरा नाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आरटीआई, ये सभी फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रक्तदान से हमें क्या लाभ मिलता है। तो रक्तदान के लिए अगर हम बात करते हैं तो रक्तदान
से सबसे पहली चीज है, जिसको रक्त देते हैं उसकी जिंदगी बचती है। रक्तदान से हमें गर्व महसूस होता है, भाईचारे की भावना विकसित होती है। अब जो कैंसर है, जिस कैंसर बीमारी की हम लोग बात करते हैं बार बार, कैंसर के प्रमुख कारण क्या है, कैंसर कैसे होता है। तंबाकू, गुटखा, इस तरीके की जो भी अप्रत्याशित चीजें होती हैं, इन सभी से, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सुपारी, ये सभी खाने से कैंसर होता है। अत्यधिक मोटापा और वसायुक्त आहार से कैंसर होता है। गर्भ निरोधक गोलियों के अधिक प्रयोग से कैंसर होता है। तले भुने चर्बी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से भी कैंसर होता है। साथ ही सिगरेट का अधिक सेवन, शराब का अधिक सेवन, ये सभी कैंसर के लिए होता है। और सबसे खास चीज है, आज जो हम लोगों ने अपने जीवनचर्या में यूज कर लिया है, रिफाइंड का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। रिफाइंड और पामोलिन का अधिक सेवन करने से भी कैंसर होता है। नमक और चीनी का अधिक सेवन भी कैंसर कहलाता है, कैंसर की शुरुआत कर देता है। अब देखिए, जो एनजीओज की बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गैर सरकारी संगठन कहते हैं, तो अगर जो गैर सरकारी संगठन है, इनके द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियां क्या है। सबसे पहली, बच्चों की देखभाल, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद करना, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, दहेज विरोधी कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम, नशा विरोधी कार्यक्रम, कुष्ठ रोग विरोधी कार्यक्रम, मानवाधिकार, जन जागरूकता, पशुओं की देखभाल, कुटीर उद्योग, ये सभी इस तरीके के कार्यक्रम कराते रहते हैं। अब अभी हमने HIV के बारे में आपको बताया। HIV, एड्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, भ्रष्टाचार, समाज सेवा की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात ना करें तो हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या है। भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण भूख एवं गरीबी। जब जब भूख और गरीबी रहेगी, भ्रष्टाचार होगा ही होगा। हमारे बीच में भूख, गरीबी और उसके साथ साथ अधिक धन कमाने की तृष्णा, अधिक धन कमाने का प्रयास, ये सभी भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। साथ ही बेरोजगारी, नैतिकता का पतन और भ्रष्टाचार के लिए प्रभावी कानूनों की कमी। जो भी कानून होने चाहिए भ्रष्टाचार के लिए, वो कानून हमारे यहाँ नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार के हो सकते हैं। अब देखिए, आतंकवाद की हम लोग बात करते हैं। आतंकवाद की चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते हैं। तो आतंकवाद के प्रकार क्या हो सकते हैं। हम लोग आतंकवाद केवल एक ही चीज को मानते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आतंकवादी बन के आते हैं, हमारे देश में आतंक फैलाते हैं। वास्तविकता में आतंक की परिभाषा अगर हम कहेंगे तो कोई दूसरा देश अपने देश की बात ही नहीं होता। जो भी व्यक्ति दूसरे को आतंकित करे, जो भी व्यक्ति किसी को आतंक फैलाए, अपना एक औरा बनाए कि हमसे डरो, वो सभी आतंकवादी होते हैं और वो सभी आतंकवाद के अंदर आते हैं। तो अगर इस तरीके से हम बात करें तो आतंकवाद के प्रकार की अगर हम बात करें तो आतंकवाद के प्रकार क्या है। सबसे पहले बम विस्फोट, डकैती, लूट वसूली, नशे का कारोबार, साइबर अटैक जो अक्सर हो रहे हैं इस समय, अपहरण, बलात्कार, हथियारों की तस्करी, ये सभी आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। रक्तदान के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि रक्तदान जीवन दान है। दुर्घटना एवं संकट काल में लोगों की मदद करता है। प्रत्येक एनसीसी कैडेट को रक्तदान के महत्व को जानना है और इसीलिए एनसीसी कैडेट द्वारा प्रत्येक समय, साल में हर प्रत्येक वर्ष रक्तदान अवश्य कराया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, वह रक्तदान कर सकता है। जब रक्तदान व्यक्ति करता है तो रक्तदान करने के बाद शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और जब बहुत तेज हो जाती है तो हमारा शरीर फिर से दुगनी ताकत के साथ सामने आ जाता है। चूंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो हमारे कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती है। अब बात करते हैं गैर सरकारी संगठन, जिसके लिए हम एनजीओ को बार बार नाम ले रहे हैं। तो गैर सरकारी संगठन कुछ नाम बताए तो अगर गैर सरकारी संगठन की बात करें, सबसे प्रमुख है रेड क्रॉस, दूसरा हेल्पेज इंडिया, पीपल्स फॉर एनिमल्स, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट,
और इसके साथ साथ चाइल्ड रिलीज फंड, ये सभी जो है गैर सरकारी संगठन है। अब बात कर रहे गैर सरकारी संगठन, तो गैर सरकारी संगठन अगर ना हो तो भ्रष्टाचार अपने आप बढ़ जाए, चूंकि गैर सरकारी संगठन होते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय की बात करें, अगर आपसे कहा जाए कि आपको भ्रष्टाचार रोकना है, कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिससे भ्रष्टाचार रुके? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नौकरियों में होता है, जहां पर साक्षात्कार व्यवस्था से नौकरियां दी जाती है। साक्षात्कार, केवल अगर साक्षात्कार है या साक्षात्कार के अंक ज्यादा हैं तो वहां पर नौकरियों में भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, किसी भी भर्ती में साक्षात्कार के अंक कम कर दिए जाए अथवा साक्षात्कार को खत्म कर दिया जाए, केवल लिखित परीक्षा ली जाए, सबसे पहला तरीका। दूसरी चीज, जो भी भ्रष्टाचारी है उसको कठोर से कठोर दंड देने की व्यवस्था बनाई जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जाए। और सबसे खास चीज है, किसी भी कार्य के लिए टाइम बाउंड कर दिया जाए कि कोई भी कार्य है उसमें पारदर्शिता बरतने का दबाव बनाया जाए। और साथ ही लोकपाल और लोकायुक्त को भी भ्रष्टाचार के मामले में स्वतंत्रता पूर्वक जांच करने की आजादी दी जाए। अब हम और बात करते हैं, जैसे आतंकवाद की अभी हमने बात की, तो आतंकवाद, जो देश के अंदर आतंकवाद वो मैंने बता दिया, लेकिन जो आतंकवादी संगठन भी हमारे यहाँ हैं, जो पाकिस्तान के हैं या अन्य इस्लामिक देशेस के हैं, तो उनमें अगर हम पूछें कि आतंकवादी संगठनों के नाम बताएं तो हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, ISIS है, तहरीक तालिबान है, अलकायदा है, जैश मोहम्मद, ये सब नाम आप हमेशा सुनते रहते हैं। जब कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो जाती है तो नाम आता है कि कौन से संगठन ने, तो बताते हैं अलकायदा ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई ये घटना हमने की है। कभी बताया जाता है जैश मोहम्मद ने घटना की जिम्मेदारी ले ली। तो इस तरीके से ये जो घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं, इस तरीके से ये भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हैं। तो हम लोग एनसीसी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, एनसीसी में हमें इन सभी चीज़ों को, कैंसर क्या है, HIV क्या है, इन सब की हम चर्चा बराबर कर रहे हैं। और बराबर करते करते इन सभी के बारे में आम जनमानस को हमें बताना है, सभी को शिक्षित करना है। और जब हम सभी को शिक्षित कर पाएंगे तभी शायद हम एक सफल तरीके से एनसीसी कैडेट बन पाएंगे। एनसीसी कैडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वे लोगों को जागरूक करें, आम जनमानस को जागरूक करते रहें। आम जनमानस अगर जागरूक रहेगा तो निश्चित रूप से समस्याएं अपने आप कम होती रहेंगी। साथ ही अब बात करते हैं कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं ये और क्या कर सकते हैं। वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाने के साथ साथ और क्या काम करने हैं हमें, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। कैंसर की जैसी बीमारियां से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में लोगों को बताना है। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा इसके बारे में बताना है। अब अगर हम बात करते हैं इसी के साथ साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, तो अगर पूछ लिया जाए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो हमें सभी मालूम है, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीमा योजना, ये सभी जो है कार्य हैं ग्रामीण विकास के। अब ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों। तो ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण हेतु, आजीविका के अधिक अवसरों के सृजन हेतु, शहरी ग्रामीण जीवन के बीच में खाई जो बनी है उसको दूर करने के लिए, आर्थिक जो शहर और गांव के बीच में जो आर्थिक खाई है उसको पाटने के लिए, और सबसे खास चीज ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर हो रहे बड़े बड़े पैमाने पर पलायन पर नियंत्रण। इस प्रकार से आज हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आपको पुनः बता दें, इस YouTube चैनल पर जितनी भी एनसीसी से जुड़ी हुई वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप निरंतर उनका अध्ययन करते रहें। जितना भी पाठ्यक्रम एनसीसी का C सर्टिफिकेट के लिए है वो इस YouTube चैनल में लगभग सब
अपलोड है, आप उसको समय समय पर देखते रहेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप सी सर्टिफिकेट परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे। पुनः आपको बताऊंगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ जितने भी इसमें वीडियोस पीछे के भी पड़े हुए हैं, अगर उनको भी आप, यदि आपसे छूट गया है तो पीछे के वीडियोस को भी पढ़ लें। और सबसे खास चीज, जब आप परीक्षा देने जाएं तो इन वीडियोस को एक बार 2 दिन पहले से एक बार अगर लगातार पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। कक्षाएं प्रतिदिन लगभग हो रही हैं, रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन 6:30 बजे हम सभी लोग पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।